नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ताज़ी तरीन खबरें लेकर हाजिर हैं आपके लिए। ये हफ्ते का आखिरी दिन और आज का मार्केट भी हो चुका है क्लोज। अब बाकी दुनिया की बारी, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर हुआ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त बनाने में कामयाब। डिफेंस मेटल शेयरों में भी रही खरीदारी। इस बार नवरात्रि पर शॉपिंग की बहार। 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। जीएसटी कटौती और कीमतों में कमी का असर। कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल में दिखी जबरदस्त डिमांड। सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग कानून के नियम। 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर से मांगी गई राय। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी तय करेगी गेम सोशल है या रियल मनी गेम। 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16. These are the strikes that the destruction that has taken place on ground. ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 और एक J-17 फाइटर मार गिराया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान के कई एयरफील्ड और रनवे भी किए गए तबाह। भारत के लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का निशाना। राहुल ने भारत में विपक्ष की आवाज को दबाने का लगाया आरोप। तो बीजेपी बोली, विदेशी धरती पर राहुल गांधी करते हैं प्रोपेगेंडा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संदिग्ध कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत। राजस्थान में भी गई 3 बच्चों की जान। डॉक्टरों ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। कोई कफ सिरप नहीं लिखने का किया दावा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच जारी होने की कही बात। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर। वर्ल्ड चैंपियनशिप में करियर का तीसरा मेडल किया हासिल। तो ढेर सारी खबरें आज आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट्स की, बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन रहा और बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ। तो कैसा रहा आज का बाजार, पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, पिछले 2 सेशन से अगर आप देखें तो मार्केट में रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन स्टार परफॉर्मर पिछले 2 सेशन से रहा है निफ्टी बैंक, जहां पर आप देखें तो 240 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार नजर आया। समझ लेते कि निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको कहां पर देखने को मिली, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और टाटा स्टील, यहां पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस रही। कोल इंडिया का अपडेट कमजोर था। आयशर मोटर्स और मैक्स हेल्थकेयर, यहां पर भी आपको गिरावट का ट्रेंड नजर आया। बात करें ब्रॉडर मार्केट्स की तो इंडियन बैंक अपडेट के बाद लगातार तेजी। पूनावाला, फिनकॉर्प, पूरा NBFC चल रहा है और कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि इनके क्वार्टरली अपडेट्स बड़ी आ रहे हैं, तो यहां पर एक इंपैक्ट है। MRPL में भी देखें तो गजब के मूव्स नजर आए। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो सुजलॉन, भारतीय एक्साकॉम, एस्कॉच कुबोटा और मैक्स हेल्थकेयर, इसकी बात हमने की, जहां पर आप देखें तो गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, जहां पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली बैंक्स, NBFCs और मेटल्स की तरफ से। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और सेंटिमेंट अब पहले से अच्छे हो रहे हैं। तो आवाज अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। जरूर देखिए सेंटिमेंट में सुधार, आइए तेजी की बहार। आज शाम 7:57 पर आज का मार्केट अड्डा। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी ISC सम्मान कैपिटल में 43.5% हिस्सा खरीदेगी, लेकिन सम्मान कैपिटल डील को बाजार ने सम्मान नहीं दिया। क्यों हुआ ऐसा, डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोहता। सम्मान कैपिटल की बात करें तो यहाँ अबू धाबी बेस्ड IHC लगभग $1 बिलियन यानी 8,850 करोड़ रुपए डालेंगे। 43.5% स्टेक इनका हो जाएगा ट्रांजैक्शन के बाद और मैंडेटरी सेबी का ओपन ऑफर भी आएगा। 139 रुपीज़ पे ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। अब ये डील में कैच क्या है, अगर हम लास्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल्स देखें तो 250-260 रुपये के आसपास कंपनी की बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू से लगभग आधे या लगभग एक 40% डिस्काउंट पे आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो जो इतना बड़ा डाइल्यूशन है ये बुक वैल्यू के नीचे हो रहा है, जिसके कारण ये जो डाइल्यूशन है
उसके कारण बुक वैल्यू जो है 250 से घट के लगभग 200 रुपए के आसपास आ जाएगी। और सबसे बड़ा जो इशू है कंपनी का वो ये है कि लेगेसी बुक में अभी भी 2000 से 3000 करोड़ का राइट ऑफ एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये सब चीज़ों को जोड़ लें और वैल्यूएशन देखें तो 0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो जो लिमिटेड लेगरूम है अपसाइड का, ये एनालिस्ट लोग को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद कैप्ड रहेगा। ऑब्वियसली कंपनीज जो नए कैपिटल का यूज़ कैसे करेगा, आगे किस तरीके से बुक एक्सपैंड होगी, इस पे भी काफ़ी क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन और 5 से 6% की अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कोई खास अपसाइड एनालिस्ट लोगों को इस काउंटर में नहीं दिखती है डील के बावजूद। जी, तो ये बात हुई कि क्यों नहीं मिला सम्मान को वो रिस्पेक्ट। इधर नवरात्रि के मौके पर इस बार लोगों ने जमकर शॉपिंग की है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जीएसटी कटौती और कीमतों में कमी का नतीजा ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल में खासतौर पर ज़बरदस्त मांग देखने को मिली है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बड़ी शॉपिंग की, बिक्री की उम्मीद तो थी, लेकिन नंबर्स एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़त है? नवरात्रों के दौरान बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और जैसा कि उम्मीद थी, जीएसटी कटौती का असर नवरात्रों में बिक्री पर हुआ है। पिछले 10 साल में सेल्स के आंकड़े टूट गए हैं। अलग अलग कैटेगरीज में 25% से लेकर 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पे ऑटो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, व्हाइट गुड्स में और रिटेल में खासा फायदा देखने को मिला है। जो सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को फायदा हुआ है वो है ऑटो सेक्टर। मारुति सुजुकी का कहना है कि उनको इस बार नवरात्रों के दौरान लगभग 1.5 लाख बुकिंग देखने को मिली, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। महिंद्रा की बात करें तो उन्हें 60% बढ़ोतरी देखने को मिली। हुंडई का कहना है कि इस बार उनकी जो एसयूवी गाड़ियां हैं उनको वो खास तौर पे डिमांड में देखने को मिली। इसी तरह से अलग अलग ऑटो कंपनियों ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। एक और सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स। एलजी अप्लायंसेस या फिर जो गोदरेज अप्लायंसेस हैं या फिर जो हायर है, इस तरह की कंपनियों का कहना है कि उन्हें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है। हायर का तो ये कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 85% ज्यादा उनकी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सिर्फ यही नहीं, जो रिटेल है वहां भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। लोग दुकानों पे आके काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में किस तरह का सेंटीमेंट देखने को मिला? अब चूंकि नवरात्रे खत्म हो गए हैं, हमारे पास पहले कुछ डाटा आ चुके हैं, आप लोगों को किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला? आप देखिए, आज आपको ये जो गाड़ियों की भीड़ है ये अपने आप जाहिर करती है कि आज क्या माहौल चल रहा है। जीएसटी जो महोत्सव चल रहा है उसमें लोगों को खुशी तो है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि उनकी सेल इस बारी अच्छी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। पहले 1-2 दिन जरूर शांति थी, बट तीसरे दिन से आप ये समझ के चलिए कि सेल अच्छी हुई है। नवरात्रि तो बीत गया, लेकिन दिवाली आने वाली है अभी। आपको लगता है कि जो मोमेंटम है वो दिवाली तक बना रहेगा इस बार? बिल्कुल बना रहेगा जी। दिवाली का ये बेस्ट पीरियड होता है। अब ये जो फेस्टिवल पीरियड शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है कि वो श्राद्ध वगैरह होते हैं, बिजनेस वैसे ही डल हो जाता है। तो ये नवरात्रों के बाद बिजनेस पिक होता है। तो अब ये जो है ये अच्छा पीरियड है, जो अब ये जाके फरवरी मार्च तक लास्ट करेगा। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर द बिजनेस और अच्छा रहेगा। तो एक बहुत अच्छे पीरियड की शुरुआत हो रही है, ये यहाँ पे लोगों का मानना है। अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ही बात करें, जो आंकड़े कहते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहे हैं। रिटेल मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही अगर ऑनलाइन की बात करें तो डिलीवरी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिलीवरी करती है, उसका कहना है कि उसने नवरात्रों के 9 दिन के दौरान लगभग 20,000 करोड़ के सामान के जो है शिपमेंट की है। इसके अलावा उन्होंने एक दिन में 60 लाख से ज्यादा जो है वो डिलीवरीज की हैं। तो माहौल सब जगह जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। खासतौर पे अगर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेयर्स की बात करें, उनके आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन उनके जो पहले कुछ दिनों के आंकड़े थे फेस्टिव सेल्स के, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो चाहे वो कंपनियां हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो रिटेल हो या फिर ऑनलाइन हो, हर जगह सेंटिमेंट जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए जी, तो जम के खरीदारी हो गई, लेकिन क्या पूरे पैसे नवरात्रि के दौरान ही खर्च कर दिए? अभी तो दिवाली बाकी है, तो क्या एक और नया रिकॉर्ड आता हुआ दिखाई देगा? दिवाली सेल्स का और नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जीएसटी कट का असर बड़ा तगड़ा देखने को मिला है। चलिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कानून के रूल्स जारी कर दिए हैं। अब इस पर 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी गई है। नए कानून से ऑनलाइन गेमिंग में क्या बदलाव आएंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, अब लागू हो गया ये नया कानून ऑनलाइन गेमिंग के लिए, क्या चेंजेस आएंगे? क्या रियल मनी गेम अब किसी भी तरीके से खेलना मुमकिन नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका क्या?
संसद ने अगस्त में ऑनलाइन गेमिंग कानून को पारित किया था और अब सरकार ने इसके ऊपर रूल्स बनाने की शुरुआत भी कर दी है। इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और सरकार ने इस पर सभी स्टेक होल्डर्स की 31 अक्टूबर तक राय मांगी है। सबसे पहले तो इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। इस अथॉरिटी को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इसके पास सिविल कोर्ट का भी अधिकार होगा। बहुत सारे मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे। ये तय करेंगे कि कौन सा गेम रियल गेम है, मनी गेम है, कौन सा गेम सोशल गेम है या कौन सा गेम ई स्पोर्ट्स है। तो उसी के हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन, जो भी ई स्पोर्ट्स गेम है या सोशल गेम है, उनको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा। इतना ही नहीं, कंपनी को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये गेम कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, इसकी कौन सा जेंडर रहेगा और ये गेम का जो रेवेन्यू मॉडल है उसका क्या होगा। तो उस सब की पहलुओं की जांच करने के बाद ही ये अथॉरिटी उस गेम को मंजूरी देगी और वो गेम उसके बाद ही चल पाएगा। अगर गेम में बाद में किसी भी तरह का बदलाव किया जाएगा तो उसकी जानकारी भी अथॉरिटी को देनी पड़ेगी ताकि रियल मनी गेम जो है वो ना चल पाए। इतना ही नहीं, जो भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां चला रही हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो इस सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये ग्रीवियंस अथॉरिटी भी बनानी पड़ेगी। तो ये काफी कड़े नियम हैं जिनको की सरकार पालन कराने की तैयारी कर रही है। इसमें सजा और पेनल्टी दोनों का प्रावधान रखा गया है। खासतौर पर इसमें 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक सभी स्टेक होल्डर की राय मांगी गई है। उसके बाद सरकार इसको नोटिफाई करते हुए इसको एक कानून का रूप दे देगी। जी धन्यवाद। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ और प्रतिबंध के दौर में भारत मूक दर्शक नहीं रह सकता। कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में ऐसे झटकों को सहने और विकास के रास्ते पर कायम रहने का दम है। आज अस्थिरता के दौर में दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। देशों के बीच ट्रेड और आपसी संबंधों का ये नया दौर है। भारत निवेश और मजबूत डिमांड की वजह से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन रहा है जो अपनी घरेलू ताकत पर खड़ी हुई है। Improved quality of capital expenditure and reining in inflationary pressures has been consistent. We have implemented strategic reforms that enhance the ease of doing business, promote financial inclusion, and improve the quality of life for the average citizen in the country. With the steady share of consumption and investment in the overall GDP over the years, India's growth is firmly anchored in its domestic factors, which minimizes the impact of external shocks on overall growth. As a result, the Indian economy is resilient, continues to grow sustainably. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के एक C-190 एयरक्राफ्ट और 4 से 5 F-16 फाइटर जेट मार गिराए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साफ सबूत है। उन्होंने इसकी डिटेल्स भी साझा की। On ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that are high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए है खबरें ढेर सारी।
आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्ध कफ सिरप पीने से 2 और बच्चों की मौत का मामला सामने आया। अब तक किडनी इन्फेक्शन से कुल 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसमें राजस्थान के 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा बच्चों को ये सिरप दिया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच तेज होने की बात कही है। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। तो मनोज, कफ सिरप मामले में और क्या अपडेट है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? दरअसल कार्रवाई की अगर बात करें तो एक के बाद एक प्रशासन की सिर्फ लापरवाही सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि कितनी हैरानी की बात है कि बीते 3 हफ्ते में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन ने एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया। जब हमने यहाँ जानकारों से जानने की कोशिश की कि पोस्टमार्टम किन हालात में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम और एक होता है मेडिको लीगल पोस्टमार्टम। तो मेडिको लीगल पोस्टमार्टम अगर है तो उसके लिए पुलिस और जिस तरह से कहें कि कोई क्राइम वाला मामला है तो उसमें ठीक है, जो मस्ट होता है कि उसमें किया ही जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम में ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जो हेल्थ केयर जो लोग देखते हैं उन अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि अगर उन्हें कहीं भी कोई चीज संदिग्ध दिखाई देती है तो उनको पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम के लिए रिकमेंडेशन देना चाहिए। उस स्थिति में परिवार तैयार होता है या नहीं होता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी अब तर्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से, चूंकि परिवार तैयार नहीं था इसलिए हमने पोस्टमार्टम नहीं कराया। लेकिन एक बड़ी चूक है प्रशासन की तरफ से किसी भी बच्चे के शव का पोस्टमार्टम न होना। और दूसरी 9 मौतें अभी हुई हैं तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 सैंपल उन्होंने लिए थे, उसमें से 3 सैंपल की रिपोर्ट आई है। अभी 9 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों से ये रिपोर्ट मिलनी है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो एक एलिमेंट है, जो कि मैं आपको बताता हूं, जो एक केमिकल एलिमेंट जो है डाई इथाइल ग्लाइकोल की मात्रा मिली है। और उस मात्रा के मिलने से टॉक्सिटी यानी एक तरह से अमानक कोई ऐसी दवा उन्होंने खाई जो कफ सिरप भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन बच्चों की जो मौत हुई, जिसकी वजह से इनकी किडनी में इन्फेक्शन हुआ और उनके लिए वो जानलेवा साबित हुई। तो ये अभी 9 और रिपोर्ट का इंतजार है। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, अभी और भी बच्चे बीमार हैं। फिलहाल अभी मामले की जांच चल रही है और आज शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट हमें मिल जाए। जी, बहुत शुक्रिया मनोज इस अपडेट के लिए। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स की अपनी क्लिनिक्स और क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक स्किल कमजोर हो रही है। मेडिकल फील्ड में एआई के इस्तेमाल पर एक बड़ा सवाल है कि इससे डॉक्टरों का नुकसान होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। डॉक्टर के स्किल एआई कर रहा है किल। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। ये उनका इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक है। इससे पहले वो 2017 में विश्व चैंपियन और 2022 में सिल्वर मेडल विजेता रह चुकी हैं। खास बात यह है कि उन्होंने 115 किलोग्राम का भार पिछली बार 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में उठाया था, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्लीज जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहां ढेर सारी इंपॉर्टेंट और रोचक खबरें आपके लिए बस एक क्लिक पर मौजूद है। नमस्कार।